उनको टाइम लगता Yes, है, ma'am. ठीक है, लेकिन जुगाली करती हैं। हाँ, उसी को कहते हैं। वो इस तरह के होते हैं जिन्हें च्यू करने की जरूरत है, वो सारा टाइम जो है उस चीज को च्यू करते रहते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, तो हमारे एंजाइम्स जो है वो मुंह में ही प्रेजेंट होते हैं, वहीं से ही उस चीज की कंपोजिशन चेंज होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो आपके रूमिनेंट मैमल्स होते हैं, हर्बीवोरस मैमल्स होते हैं, जैसे गोट है, शीप है या काउस, बफलोज है, इनके पास ऐसा सिस्टम नहीं होता, ठीक है। सो इनमें क्या होता है, ये जो कंटिन्यूस च्यू करते रहते हैं, इनमें जो नॉन प्रोटीजिनियस जो आपका सब्सटेंस मैं आपको बता रही हूँ, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, ठीक है, ये क्या करता है, इनमें एनिमल्स में वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिया या क्रेटिनिन में, जिनका सोर्स जो है नॉन प्रोटीन रहता है। हमारे केस में भी ऐसा है, जो यूरिया क्रेटिनिन हमारी बॉडी में आएगा, उसका सोर्स जो है वो नॉन प्रोटीन रहता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एनपीएन। तो जो लिम्फ है, बेसिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ 4% ऑफ सॉलिड्स एंड 96% ऑफ वाटर। देन व्हाट आर द फंक्शंस? बेसिकली इसका क्या फंक्शन रहता है, जो भी बैक्टीरिया, टॉक्सिन, फॉरेन बॉडीज बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ये उसको रिमूव करता है, ठीक है। देन इट विल मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल इंटेग्रिटी। जो भी आपका टिश्यू है, उसकी प्रॉपर जो स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करने का काम लिम्फ का है। इंटेस्टाइनल फैट एब्जॉर्प्शन में लिम्फ इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो भी फैट की एब्जॉर्प्शन होती है इन योर इंटेस्टाइन इज बिकॉज ऑफ द लिम्फ और विद द हेल्प ऑफ द लिम्फ। देन इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट में भी लिम्फ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन योर लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ लिम्फ। और एक चीज का ध्यान रखिए, इसमें जो पॉइंट आ रहे हैं, इससे आपके 1 मार्क्स या 2 मार्क्स क्वेश्चन बन सकते हैं। नेट हाउ, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच काइंड ऑफ बॉडी फ्लूइड विल हेल्प इन द इंटेस्टाइनल फैट एब्जॉर्प्शन। तो जितने हमने पढ़े हैं उसमें से ये सिर्फ अभी आपका लिम्फ एक ऐसा है जो कि आपके फैट एब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंटेस्टाइनल फैट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो जो भी चीज आप इसमें पढ़ेंगे उस चीज को ध्यान से पढ़िए। ये मत सोचिए 6 पॉइंट है, मैं 4 याद कर लेता हूं तो हो जाएगा, या कर लेती हूँ हो जाएगा। इसमें हर पॉइंट से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। सो ट्राई टू रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। फ्लूइड की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है। देन वी हैव द नेक्स्ट इज मिल्क, दैट इज सिक्रेटेड थ्रू द मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। दैट इज अ काइंड ऑफ नेचुरल फ्लूइड दैट कंटेन्स 83 to 87% ऑफ वाटर एंड 13 to 17% ऑफ सॉलिड। अब जो ये कंटेंट रहता है, जिसको हम नेचुरल फ्लूइड कहते हैं, काइंड ऑफ बॉडी फ्लूइड। हाँ जी, पिछली स्लाइड एक बार दिखाना मैम। मैम इसमें रेडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड, इसको एक बार बता देना मैम। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड का मतलब रहता है कि जो आपका फ्लूइड कंटेंट है उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना। ऐसा ना हो कि वो सारा एक ही जगह फ्लो करता रहे या उसका काम सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में होना। रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वल से फैला देना उसको, ताकि जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, चाहे वो लिम्फोसाइट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है या कोई बैक्टीरिया एंटर हो गया, ऐसा ना हो कि एक जगह बैक्टीरिया था उसने उसको तो खत्म कर दिया, दूसरी जगह क्योंकि फ्लूइड रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं था, वहां पर पहुंचा नहीं था, इस वजह से वहां बैक्टीरिया जो है उसकी किलिंग नहीं हो पाई या वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाए। सो दैट मींस प्रॉपर रीडिस्ट्रीब्यूशन, अच्छे से फैला देना उसको, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। Then we have that body fluid, another body fluid that we were discussing कि एक milk जो है that is a kind of natural fluid, natural body fluid as well as natural food for the infants, ठीक है। So infants के लिए ये कैसा food रहता है जिसमें except vitamin C, एक सिर्फ विटामिन सी नहीं होता, उसके अलावा इसमें हर तरह के मिनरल्स प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ फूड फॉर द इन्फेंट्स, ठीक है। तो इसमें हर वो चीज प्रेजेंट होगी जो उनकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि शुगर बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उससे जो है मोटे ही होते हैं, आपका एनर्जी का सोर्स जो है वो शुगर से आता है। सो जो नेचुरल मिल्क रहता है दैट इज सिक्रेटेड एज अ बॉडी फ्लूइड, उसमें गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है, अ काइंड ऑफ शुगर। सो जो इन्फेंट है उसके लिए वो एक स्ट्रक्चर यूनिट की तरह काम करता है, ठीक है। उसको जो है पूरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। देन
when there is the metabolism of this kind of fluid, अगर ये जो मिल्क है whenever is taken by the infant और उसके बाद जब इसकी मेटाबोलाइजेशन होती है, it form a lactic acid. वो लैक्टिक एसिड क्या करेगा, इन्फेंट के अंदर जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको रिमूव कर देगा. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मेटाबॉलिज्म और मेटाबोलाइज्ड? एग्जैक्टली, दिस इज अ काइंड ऑफ केमिकल कन्वर्जन ऑफ अ मॉलिक्यूल. ठीक है, जो भी हम फूड लेते हैं वो हमेशा एक कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. ठीक है, और हमारी बॉडी उसे कम्प्लेक्स फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकती. कुछ तरह की रिएक्शंस होती हैं जिसमें क्या होता है, ये जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है. दैट काइंड ऑफ रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म. ठीक है, सो जैसे हमने बताया कि जो बॉडी फ्लूइड है, ये जो बॉडी फ्लूइड है मिल्क, इट कंटेन्स ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स. ठीक है, एक्सेप्ट विटामिन सी. देयर इज अनदर क्वेश्चन कि जो कौन सा ऐसा विटामिन है जो मिल्क में प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, सो यू कैन आंसर दैट कि विटामिन सी प्रेजेंट नहीं होता. सो इट इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स. देन वी हैव द नेक्स्ट काइंड, दैट इज अ CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. अगेन इसमें जो आपका फ्लूइड रहता है, इट इज ऑफ क्लियर कलरलेस लिक्विड. ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है. ठीक है, जो उनकी कैविटीज है वहां पर प्रेजेंट रहता है. और अगर आप इसकी डेली अगर प्रोडक्शन देखें तो हमारी बॉडी अराउंड 400 to 500 ml जो है CSF को बनाती है. ठीक है, और ये जो आपका CSF रहता है, ये जनरली आपके जो प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा, वहां से ये डिराइव्ड होता है, मतलब ब्लड प्लाज्मा से ये बनता है. लेकिन अगर आप कंपोजिशन को कंपेयर करें तो जो ब्लड प्लाज्मा होता है वहां पर क्लोराइड का कंटेंट जो होता है वो कम होता है, वहां पर प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होता है, और वहां पर सोडियम का लेवल जो है दैट इज समवट इक्वल टू CSF. लेकिन हम अगर CSF की बात करते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात करते हैं, यहाँ पर प्रोटीन नहीं होते, नियरली फ्री फ्रॉम प्रोटीन, मतलब अगर होंगे भी तो ना के बराबर प्रोटीन प्रेजेंट होंगे. ठीक है, दैट इज इन वेरी माइन्यूट कंसेंट्रेशन. सेकेंडली, इट कंटेन्स अ वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड. सो जो CSF है उस पर क्या क्या चीज प्रेजेंट है, वहां पर हाई कंसेंट्रेशन है क्लोराइड की. ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. प्रोटीन नहीं प्रेजेंट है, और जो सोडियम प्रेजेंट है दैट इज इन इक्विवेलेंट लेवल, मींस जितना कंसेंट्रेशन प्रोटीन सोडियम का ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है, सिमिलर कंसेंट्रेशन सोडियम का CSF में प्रेजेंट. सो बिकॉज इट इज ड्राइव फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा, तो हम वहां से थोड़ा कंपेयर कर रहे हैं. देन इट इज कंप्लीटली रिप्लेस्ड अबाउट 3 times a day, मींस दिन में तकरीबन 3 बार जो है आपका CSF रिप्लेस होता है, बिकॉज देयर इज अ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन. तो CSF जो है वो बार बार जो है चेंज होता रहता है. ऑन एन एवरेज हर 7.5 घंटे के बाद, एवरी 7.5 आवर्स के बाद जो CSF है वो चेंज होता है. अगर एवरेज में देखें तो हर 6 से 8 घंटे के बाद CSF जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है. ठीक है, सो दैट कैन टेक कंप्लीट अमाउंट, जो भी 400 से 500 ml जो पूरा बनता है पूरे दिन का. ठीक है, तो वो पूरी की पूरी कंजप्शन हो जाती है इन दिस 3 सीक्वेंस. ठीक है, जो दिन में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया उसमें पूरा ये कंज्यूम हो जाता है. नाउ व्हाट इज द फंक्शन? अब CSF का रोल क्यों है, क्या जरूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट एक्ट एज अ हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर. हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर का मतलब क्या है? अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू CSF बात करते हैं, हमारे ब्रेन का जो वेट होता है इट इज अराउंड 1200 to 1400 ग्राम्स. ठीक है, और वो चीज जो क्या है बहुत ज्यादा हैवी है. तो जो CSF क्या करता है, उस वेट को रिड्यूस कर देता है. ठीक है, इट विल रिड्यूस द आइडियल वेट ऑफ द ब्रेन एंड रिड्यूस इट टू 25 to 50 ग्राम. जिसकी वजह से क्या होगा, अगर कभी ब्रेन में किसी तरह की कोई इंजरी होगी, ठीक है, तो वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है फॉर सम काइंड ऑफ इंजरी. जैसे हम कहते हैं कोई चीज हवा में रहती है तो उसके वेट का पता नहीं चलता है, जस्ट लाइक CSF क्या करता है, उसके वेट को जो है समवट ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि जैसे वो हवा में है. ऐसा नहीं कि आइडली उसका कम है, उतना ही है, ब्रेन सबके पास उतना है, लेकिन विद द प्रेजेंस ऑफ CSF उसका जो अपीयरेंस है वो समवट कम हो जाता है और वो 25 से 50 ग्राम्स तक रह जाता है.
जिसकी वजह से अगर कोई इंजरी होती है तो डायरेक्टली ब्रेन उसमें इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। सो जो इफेक्टिव वेट है उसका, उसे वो कम करता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ब्रेन। देन इट रिड्यूसेस द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं उनमें जो भी अलग अलग तरह का जो जनरेशन होती है प्रेशर की, उस प्रेशर को ये कम करते हैं। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम नहीं होगा तो आपके दिमाग की नसें फट जाएंगी, ठीक है। सो सीएसएफ व्हाट इट विल डू, इट विल रेगुलेट द क्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, दो क्रेनियल नर्व्स के बीच के प्रेशर को कम करती है, ठीक है। सो उनके अंदर के प्रेशर को कम करती है। नाउ इफ यू हैव द सेंसेशन ऑफ हंगर, अगर आपको भूख लगती है या आपका जो भी ईटिंग बिहेवियर है, जैसे कई लोगों को क्या रहता है कि बहुत स्पाइसी खाना खाना है, या कईयों को क्या रहता है कि हमें रात के टाइम खाना खाना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अर्ली मॉर्निंग खाना खाते हैं, जैसे 2 बजे हो गया, 3 बजे हो गया। सो ये जो जितनी भी आप लोगों की ईटिंग बिहेवियर है, या आपको क्या चीज खानी है, या आपको हंगर की सेंसेशन होती है जस्ट बिकॉज ऑफ सीएसएफ, ठीक है। सो व्हेन वी हैव दैट हंगर सेंसेशन, और जो भी आपके ईटिंग बिहेवियर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं सीएसएफ के ऊपर, ठीक है। देन वी हैव द एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है दैट इज अ काइंड ऑफ लिक्विड, okay, and in this liquid which is generated from the membranes, ठीक है, as per the gestational age increases the volume of the fluid increases. Now what is the meaning of gestational age? जो प्रेगनेंसी का पूरा टाइम पीरियड होता है, 9 मंथ्स का पीरियड रहता है, उस प्रेगनेंसी के पीरियड को ही हम दूसरे नाम में गेस्टेशनल पीरियड कहते हैं, ठीक है। सो दिस गेस्टेशनल पीरियड में जैसे जैसे टाइम आगे जो है वो कंज्यूम होता है, या उसके आगे धीरे धीरे इंक्रीज होता है, ठीक है, जो ट्राइमेस्टर्स बढ़ते हैं उसमें जो फ्लूइड है, ये एमनियोटिक फ्लूइड है, ये इंक्रीज करता है। अगर आप स्टार्टिंग के टाइम पे एमनियोटिक फ्लूइड को मेजर करेंगे तो उसमें ज्यादातर अमाउंट रहता है वाटर या इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग के। लेकिन जैसे ही टाइम पीरियड इंक्रीज होता है, अराउंड 12th या 14th वीक तक पहुंचते पहुंचते ये जो कंटेंट होता है, इसके साथ साथ यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड, यूरिया, ये सब चीजें भी उसमें ऐड होनी शुरू हो जाती है। दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द पर्टिकुलर फीटस, ठीक है। नाउ इट विल प्रोवाइड द दैट प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल इंजरी, ठीक है। कोई भी फिजिकल इंजरी है या फिजिकली प्रोटेक्ट करना है फीटस को, दैट इज द फंक्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। अलोंग विद दैट एनी काइंड ऑफ केमिकल एक्सचेंज, कोई भी केमिकल एक्सचेंज है, कोई न्यूट्रिएंट एक्सचेंज है, दैट इज डन विद द एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। सो मदर और फीटस के बीच में जो भी केमिकल एक्सचेंज होता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। देन वी हैव द नेक्स्ट इज एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। हाँ जी मैम, चैट बॉक्स में कोई कुछ बोल रहे हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा उसको। चैट बॉक्स में बोल रहे हैं, एक मिनट, it is very difficult to check again and again. सीसी ग्रुप में मुझे समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं। आशीष प्रेजेंट, टेक्निकल इशू की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा, ओके ठीक है। तो ये मुझे बाद में बता देना ना, एक बार जब मैं अटेंडेंस लगाऊंगी तब बता देना कि जिसका भी लगानी है अटेंडेंस। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखिए हम जो आपके बॉडी फ्लूइड, जस्ट में दो और बॉडी फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं, एक होता है एक्वस ह्यूमर, एक होता है विट्रस ह्यूमर, ठीक है। दोनों ही आईज में प्रेजेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, ठीक है। एक एंटीरियर चैम्बर में प्रेजेंट होता है, एक पोस्टीरियर चैम्बर में प्रेजेंट होता है। जो एंटीरियर में प्रेजेंट है दैट इज योर एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर में जो कंपोजिशन रहती है बेसिकली इसमें लैक्टिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड? मैम विटामिन सी। एग्जैक्टली, इस विटामिन सी, जो एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम होता है विटामिन सी, ये चीजें याद रखिए। देन वी हैव द लैक्टिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो आपके कहाँ प्रेजेंट होता है? एक्वस ह्यूमर में। लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज की और प्रोटीन की कंसेंट्रेशन बहुत कम रहती है, अ वेरी लेस कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लूकोज। और अगर एक्वस ह्यूमर ब्लॉक हो जाता है किसी भी वजह से, तो वहां पर क्या होगा? इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंट्राओकुलर?
जो आपके ऑकुलर यानी जो आईज का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। आईज का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, दैट कैन लीड टू अ कंडीशन नोन एज ग्लूकोमा। आपने सुना होगा ना कैटरैक्ट ग्लूकोमा, जिसे सफेद मोतियाबिंद कहते हैं या काला मोतियाबिंद कहते हैं, ऐसे Yes, करके ma'am. हिंदी में सुना होगा। यस मैम। यस मैम। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, और ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल है। जो आईसाइट है उसमें बहुत रेयर केस में कुछ परसेंटेज ऑफ जो है वापस आती है, वरना कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाती है। कैटरैक्ट को तो फिर भी रिकवर किया जाता है बाय द चेंज ऑफ दैट लेंस वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, ऑपरेशन सर्जरी के थ्रू हो जाता है। लेकिन ग्लूकोमा के केस में इट्स वेरी डिफिकल्ट और समटाइम्स नॉट पॉसिबल। देन वी हैव द पोस्टीरियर चैम्बर। तो जो आपका विट्रस ह्यूमर है, हाँ जी मैम, जो आई क्लाउड आ जाते हैं उसका भी इससे कुछ ताल्लुक है? हाँ, जिस टाइम पे जब ये इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो आपने देखा होगा जिनको मोतियाबिंद की दिक्कत होती है उनकी आंखें सफेद दिखनी शुरू हो जाती हैं, उन्हें ऐसा लगता है आंखों के आगे कुछ जाला सा आ गया है। अगर वो अपनी टर्म में बोले तो आपको उनकी ना वाइटिश दिखाई देना शुरू हो जाएगा, उनकी विजिबिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है। तो वो इन कंडीशंस की वजह से हो जाता है। ओके मैम। देन वी हैव द विट्रस बॉडी। जो विट्रस बॉडी है या जिसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर, जो कि पोस्टीरियर चैम्बर में प्रेजेंट है। जो विट्रस बॉडी, इसका मतलब है ये दो चीजों से बनी है। एक पार्ट रहता है आपका कॉलेगन, एक पार्ट रहता है आपका हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। जो आपका कॉलेगन वाला पार्ट होता है दैट विल मेक इट एज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो जो जेल लाइक अपीयरेंस होती है आपके विट्रस ह्यूमर की, दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉलेगन प्रेजेंट, ठीक है। एंड द हाइलुरोनिक एसिड व्हाट इट विल डू, जो उसकी इंटीग्रिटी है स्ट्रक्चर की, ठीक है, जो भी आपका फ्लूइड है उसकी जो स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी मेंटेन करता है, दैट इज द हाइलुरोनिक एसिड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉलेगन? It is a type of protein. एक प्रोटीन है मैम। एग्जैक्टली, इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन Protein. जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट Connective रहता है tissues. जनरली, Yes, ma'am. है ना। और कितने टाइप्स के रहते हैं, अगर मैंने आपको थोड़ा सा टाइप बताई थी, अगर किसी को याद है तो? मैम टाइप 1 टाइप 2 मैम टाइप ना ना 3 ना ना, 3 M1 नहीं है, 3 होते हैं। M1 बोला कोई बीच में? नहीं मैम, मैम नहीं मैम, टाइप 1 3 टाइप टाइप के 1 होता है वो। 3 टाइप। टाइप 3 टाइप्स के होते हैं। नहीं, इसमें हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक होती है फिब्रिलर, एक होती है नॉन फिब्रिलर। जो आप टाइप्स बोल रहे हैं वो फिब्रिलर की होती है, टाइप 1 2 3, ठीक है। फिर उसमें 11 होती है, ऐसे कुछ करके उसकी टाइप्स रहती है, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि जो टाइप 1 होता है वो ज्यादातर आपके 90% कनेक्टिव टिश्यू में टाइप 1 प्रेजेंट होता है, अदर देन कभी कभी टाइप 3 या टाइप 2 भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो हियर वी हैव द कंपोजिशन ऑफ योर विट्रस ह्यूमर। तो उसमें क्या रहता है कि 99% उसमें वाटर रहता है। अपार्ट फ्रॉम वाटर इट आल्सो कंटेन्स सम कॉलेगन पार्ट, ठीक है। प्रोटीन्स हैं, सॉल्ट्स और शुगर प्रेजेंट होते हैं, दैट कलेक्टिवली फॉर्म योर विट्रस ह्यूमर। Then we have the next type of body fluid, that is the sweat. Now can anyone tell कि जो sweat है बॉडी में रिलीज होता है वो किस तरह के ग्लैंड से रिलीज होता है, एक्सोक्राइन से या एंडोक्राइन से? मैक्सोक्राइन से। एंडोक्राइन। क्यों एक्सोक्राइन से, क्यों? क्योंकि वो आउटर लेयर होती है जो स्किन, वहां से रिलीज होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो एक बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए। नहीं, वो बात नहीं इंटरनल से होता है, लेकिन उनके, हाँ बोलो। बिकॉज एंडोक्राइन ग्लैंड्स ब्लड में रिलीज करते हैं और स्वेट ब्लड से नहीं आता है। एग्जैक्टली क्योंकि जो आपके ग्लैंड्स होते हैं, जो ग्लैंड्स के थ्रू या किसी भी तरह के ट्यूब के थ्रू, डक्ट के थ्रू रिलीज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सोक्राइन। और एंडोक्राइन जो होते हैं वो सारा मटेरियल ब्लड में रिलीज करते हैं, वट एवर द हार्मोन सब्सटेंस दे विल सिक्रीट, वो डायरेक्टली ब्लड में जाता है। सो दैट्स स्वेट इज अ एग्जांपल, दैट इज अ काइंड ऑफ फ्लूइड जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है। इन्हें किसी ना किसी तरह की ग्लैंड की डक्ट की जरूरत होती है फॉर देयर रिलीज, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द इनसेंसिबल पर्स्पिरेशन एंड सेंसिबल पर्स्पिरेशन। इनसेंसिबल पर्स्पिरेशन वो रहता है जिस टाइम पे स्वेटिंग जो है वो किसी रैंडम रीजन की वजह से नहीं होती है, मतलब हमारे पास कोई ऐसा इंडिकेटिव नहीं होता
कोई ऐसा एजेंट नहीं होता जो पर्सपिरेशन को आप कहें स्टिमुलेट करता है। यानी जैसे आप कहते हैं ना नॉर्मली बॉडी से इवेपोरेशन होती रहती है, ठीक है। सो अराउंड 800 to 1200 ml ऐसा होता है इन अ डे, जो कि हमें पता भी नहीं चलता हमारी बॉडी में से जो मटेरियल है वो इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। दैट इज नोन एज इनसेंसिबल पर्सपिरेशन। लेकिन अगर आपकी बॉडी में आपको कोई एजेंट है, फॉर एग्जांपल बहुत हॉट वेदर है, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा आपने जो है वर्कआउट किया है, या बहुत ज्यादा आप एंजाइटी में हैं, उस टाइम पे क्या होगा, दीज आर द फैक्टर जो आपके जो स्वेटिंग है, पर्सपिरेशन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहीं ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उनकी जो बॉडी है उसमें फटाफट स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो इस तरह की चीज को हम क्या कहते हैं, सेंसिबल, जो किसी एजेंट की वजह से, किसी रीजन की वजह से पर्सपिरेशन होती है। अब अगर आप पर्सपिरेशन की बात करें कि टोटल कितना वॉल्यूम जो है स्वेट का रिलीज होता है, इफ अ पर्सन अंडरगो डिफरेंट काइंड ऑफ मस्कुलर एक्सरसाइज इन अ हाई टेम्परेचर, बहुत गर्मी है और पूरा वर्कआउट कर रहे हैं, सो 10 to 14 लीटर्स तक का जो अमाउंट है स्वेट का, दैट कैन रिलीज। लेकिन अगर आप बॉडी को रिप्लेनिश नहीं कर रहे हो, प्रॉपरली फ्लूइड इनटेक नहीं कर रहे हो, इट कैन लीड टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है। सो वाटर कंटेंट जो है दैट इज अराउंड 99.2 to 99.7% स्वेट में वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है, एंड इट हैज अ pH ऑफ 4.7 to 7.5. Apart from that, if there is copious sweating, the amount of non-protein nitrogen, that is the urea, can vary from 0.07 to 1%. Now, what do you mean by copious sweating? Copious का मतलब होता है excessive sweating होना, ठीक है। बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें जो है बहुत excessive sweating होती है, जिसको हम हाइपरहाइड्रोसिस भी कहते हैं, ठीक है। हाइपरहाइड्रोसिस की कंडीशन में क्या है, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग जब गुस्सा करते हैं उन्हें बहुत पसीना आता है, या फिर वो ऐसे नॉर्मली बैठे उनके पाम्स में, फीट्स में बहुत पसीना आता है, ठीक है। सो ऐसे पेशेंट्स में क्या रहता है, अगर किसी में बहुत ज्यादा वीकनेस है, एंजाइटी है, ठीक है, टेंशन है, एंगर है, उन कंडीशंस में स्वेटिंग इंक्रीज हो जाती है। और जब एक्सेसिव स्वेटिंग होती है तो उस टाइम पे जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन का कंटेंट है वो वेरी करता है एज कंपेयर नॉर्मली। और अगर एक्सेसिव स्वेटिंग है तो जो प्रोटीन का कंटेंट है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन का कंटेंट माने यूरिया का कंटेंट 0.07 से 1% के बीच में वेरी करता है, ठीक है। Now why the sweat as a body fluid is required for the body, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलेट करता है, ठीक है। बॉडी में कूलिंग सेंसेशन होती है आफ्टर दैट इवेपोरेशन, ठीक है। और स्वेट ग्लैंड्स को जो कंट्रोल करते हैं दैट इज द ANS and adrenal cortical steroid. So they control the activity of the sweat glands. Now the composition, it contains sodium, potassium and chloride, ठीक है। इस तरह के आयंस इसमें प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट वी हैव द बॉडी फ्लूइड इज द टीयर्स। सो टीयर्स में बेसिकली क्या रहता है, जो लेक्राइमल ग्लैंड्स होते हैं वहां से, हाँ जी कुछ पूछ रहे हैं, कोई कुछ पूछ रहा है क्या बीच में? नो मैम। ओके देन द टीयर्स, ठीक है। तो टीयर्स जो है वो कहां से रिलीज होते हैं, लेक्राइमल ग्लैंड से, ठीक है। सो इट्स अ काइंड ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन and till it is in your eyes, once it is come out from the eyes it become hypertonic. Now what is the difference between isotonic and hypertonic? मैम आइसोटोनिक होते हैं मैम जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट बैलेंस होते हैं, एक सेम रेट में प्रेजेंट होते हैं। और hypertonic? उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। वेरी गुड। जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन रहते हैं उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आपकी ज्यादा होती है जिस वजह से वो कंसंट्रेटेड हो जाते हैं, और आइसोटोनिक रहता है जिसमें सॉल्यूट और वाटर या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इक्वल रहती है। अब यहाँ पर क्या चीज कह रहे हैं, जब तक टीयर्स या जो भी बॉडी फ्लूइड है जिसको हम बॉडी फ्लूइड कहते हैं, जब तक वो आपकी आईज में रहता है तब तक तो वो आइसोटोनिक रहता है, ठीक है। वंस द टीयर्स विल कम आउट फ्रॉम योर आईज, तो आपने देखा कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो जो वो वाटर कंटेंट है जो इवेपोरेट होता है उसकी वजह से क्या है, सॉल्यूट का कंटेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, इट बिकम हाइपरटोनिक। लेकिन एक कंडीशन और भी है, इफ देयर इज कोपियस दिस टीयर फ्लो,
ठीक है, अगर बहुत ज्यादा टीयर फ्लो है और कोपियस है, कंटिन्यूअस रैपिड टीयर फ्लो है, तो उसमें क्या रहेगा कि जो आपके टीयर्स हैं उन्हें ड्राई होने का मौका ही नहीं मिलेगा. इफ इट इज नॉट ड्राइंग, इवेपोरेट नहीं हो रहा, तो उस टाइम पर वो आइसोटोनिक रहे. वंस द टीयर विल स्टॉप कमिंग आउट, तो वो चीज क्या होगी, आइसोटोनिक से हाइपरटोनिक में कन्वर्ट हो जाएगी. लेकिन अगर कंटिन्यूसली फ्लो है, देन इट विल बी लाइक द इंडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर टीयर फ्लूइड. ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट, the pH. It ranges from 7 to 7.6. and if we take the protein content, कि कितना प्रोटीन कंटेंट है उसके बीच में, so प्रोटीन कंटेंट जो उसमें प्रेजेंट है that is of 0.6 to 0.18. ठीक है, so 0.6 से 0.18 का जो कंटेंट है that contains the protein and it contains albumin and globulin. अगर हम उनकी रेशो में बात करते हैं तो 1:5 की रेशो रहती है albumin to your globulin. ठीक है, then we have the next, it also contains some amount of the lysosome. अगर उसमें कुछ लाइसोसोम प्रेजेंट है तो इट मींस कि आपका जो कंटेंट है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहा है, तो वो क्या करेगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा. डिस्ट्रॉय कैसे करेगा, दैट दे विल डू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पॉलीसेक्राइड लेयर. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आउटर मोस्ट लेयर है जो पॉलीसेक्राइड से बनी है, उसको ब्रेक कर देगी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. ज्यादातर हमारी जो मेडिकेशंस होती है ना, जो माइक्रोब के ऊपर काम करती हैं, वो यही काम करती हैं. तो उसमें जो है आपका ये रहता है, जो एक्शन रहता है वो इसी के ऊपर बेस रहता है. मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं जरा कॉल अटेंड कर लूं. Okay, it is visible. Screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sorry for the interruption. Then we have the functions of the tear. जैसे मैंने आपको बताया, जो भी infectious agents होते हैं, ठीक है, so infectious agents जब भी आपके आईज के अंदर एंटर करते हैं, तो टीयर्स क्या करते हैं, बिकॉज दे कंटेन द लाइसोसोम, वो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं. मोर ओवर इट लुब्रिकेट द कोरोन, जो आपका कॉर्निया वाला पार्ट रहता है, उसको लुब्रिकेट करते हैं. मींस अगर टीयर्स नहीं प्रेजेंट होंगे तो फ्रिक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी, आईज ड्राई हो जाएंगी. सो उस चीज को ड्राई ना हो, ठीक है, प्रॉपर लुब्रिकेट रहे, तो वहां पर क्या रहता है, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ टीयर्स. ठीक है, मोर ओवर अगर जो ये आपका कॉर्निया है, ठीक है, इसके कॉर्नियल सरफेस में अगर कोई इरेगुलरिटीज है, ठीक है, अगर कुछ अनइवननेस है, तो दैट इरेगुलरिटीज आर फिल्ड विद दिस बॉडी फ्लूइड, दैट इज द टीयर्स. तो टीयर्स जो है इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, इन्फेक्शियस एजेंट से प्रोटेक्ट करता है, लुब्रिकेट करता है आईज को, और अगर कोई इरेगुलरिटी प्रेजेंट है इन योर कोरोनियल सरफेस, तो वो चीज को वो खत्म कर देते. ठीक है, देन वी हैव द सिग्निफिकेंस. अब इन बॉडी फ्लूइड्स की हमें जरूरत क्या है ना, फर्स्ट ऑफ द थिंग कि इसमें होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है. आपने ये चीज पढ़ी है, व्हाट डू यू मीन बाय होम्योस्टेसिस, शायद हमने पढ़ा है. मैम, जो इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस करता है. एग्जैक्टली, जो बॉडी को मेंटेन करता है, इंटरनल जो इक्विलिब्रियम है इज मेंटेन विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है, बाहर कोई भी चेंजेस आ रही हो, हमारी बॉडी जो है वो पूरी तरह से मेंटेन रहती है. सो विद द हेल्प ऑफ बॉडी फ्लूइड्स हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन रहता है. सेकेंडली, बॉडी फ्लूइड्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट एजेंट्स हैं दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एज वेल एज द फंक्शन ऑफ द सेल. यानी अगर ग्रोथ है, फंक्शंस है सेल की, तो उस चीज में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है.
ठीक है। देन द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, नाउ द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में क्या रहता है, ये बॉडी फ्लूइड्स क्या करते हैं, अगर न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, तो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है सेल का, उसको भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, ठीक है। सो इट विल हेल्प इन द transport of the nutrients, essential substances, as well as whatever the waste coming out of the cell, उसे भी transport करते हैं. So it in the transport mechanism. नेक्स्ट वी हैव द मेटाबॉलिक रिएक्शन। आपको पता है बॉडी फ्लूइड्स में, हर तरह के बॉडी फ्लूइड में ज्यादातर कंटेंट वाटर का रहता है, ठीक है। सो फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। सो ये जो वाटर रहता है जो कि आपकी डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है, जो फर्दर आपकी बहुत सारी सेल एक्टिविटीज को लिंक करता है, दैट मीन्स इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो भी ग्रोथ या फंक्शनल एक्टिविटीज के लिए जिस भी कंटेंट की जरूरत होती है, उसमें बॉडी फ्लूइड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन इंप्रूविंग द टेक्सचर, ठीक है। सो जो वाटर है दैट इज इनसाइड द सेल, ठीक है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो उसकी प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर टेक्सचर, प्रॉपर शेप मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट इट मेंटेन द टेम्परेचर रेगुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, टेम्परेचर पूरी तरह से रेगुलेट रहता है, बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में रहती है। व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? 37 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 37 डिग्री जी जी जी। फिर उसके बाद है हमारे पास लास्ट इज द मेजरमेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। अब जो भी बॉडी फ्लूइड्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, हम उसको कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं, जिसमें से यहाँ मैंने सिर्फ एक ही मेथड आपको शो किया है, इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड। इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड क्या है, बाहर से हम कोई मार्कर ऐड करते हैं, ठीक है। मार्कर मींस ऐसा सब्सटेंस जो बॉडी फ्लूइड्स को डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने बाहर से कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल ऐड करा, उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे मटीरियल हैं, हम एग्जाम्पल पे मान लेते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल। आपने रेडियो एक्टिव मटीरियल की कोई क्वांटिटी ऐड करी, दैट इज द अमाउंट ऑफ एम, ठीक है। एम रिप्रेजेंट जो भी आप बाहर से क्वांटिटी दे रहे हैं। नाउ दैट क्वांटिटी एंटर्स इनसाइड द सैंपल फ्लूइड, बॉडी के अंदर जब वो एंटर कर रही है सैंपल फ्लूइड में, देन यू विल चेक द कंसंट्रेशन ऑफ मार्कर, कि जब आपने बाहर से जितना अमाउंट ऐड करा है और बॉडी में कितनी कंसंट्रेशन पहुंची है, दोनों का डिफरेंस करके हमें क्या पता चलेगा, फाइनल जो मेजरमेंट है आपके बॉडी फ्लूइड की। देखिए मान लीजिए बाहर से मैंने 10 ml एंटर करा, ठीक है, और जितना अंदर पहुंचा है या जितनी कंसंट्रेशन अंदर पहुंची है, वो कंसंट्रेशन क्या रहेगी आपकी, जो कि फ्लूइड प्लस मार्कर की होगी। अब हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी जितनी कंसंट्रेशन मैंने ऐड करी और जितनी कंसंट्रेशन आई, हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, जिससे हमारे पास आ गया कितना वॉल्यूम फ्लूइड का प्रेजेंट था कंपार्टमेंट में। तो दिस इज द मेथड हाउ वी विल कैलकुलेट डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। सो दिस Yes, इज ma'am. योर टॉपिक। दोबारा बताना मेथड। हम ये वापस बताना मेथड दोबारा बताना। देखिए इसमें आपका जो फॉर्मूला रहता है दैट इज V इज इक्वल टू M अपॉन C, ठीक है। M क्या चीज है, द मास और द क्वांटिटी ऑफ मार्कर जो आप बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं। मार्कर का मतलब है जिसकी हेल्प से हम डिटेक्ट कर पाए कितना बॉडी फ्लूइड है, ठीक है। सो वो आपकी बॉडी में मान लीजिए इंजेक्शन के थ्रू हमने इंजेक्ट कर दिया। अब वो जब आपके उस पर्टिकुलर एरिया में पहुंचेगा जहां पर आपका फ्लूइड प्रेजेंट है, मैंने तो बाहर से एंटर कर दिया, अब मैं फिर क्या करूंगी, सैंपल फ्लूइड को जो है कलेक्ट करूंगी, उस सैंपल फ्लूइड में मैं मॉनिटर करूंगी, अच्छा इतना अमाउंट मार्कर का प्रेजेंट है। देन व्हाट आई विल डू, ये मैं डाइल्यूशन मेथड लगाकर जितना मैंने एंटर करा और जितनी कंसेंट्रेशन आई, दोनों को डिवाइड कर दिया। सो फाइनली व्हाट आई विल गेट कि कितना फ्लूइड उस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट था। सो दिस इज द फॉर्मूला। आप समझ आया? यस मैम। चलिए ये आपका टॉपिक फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वी हैव द ब्लड। एक ओवरव्यू स्टडी कर लेते हैं, शायद हमने थोड़ा बहुत पहले भी डिस्कस किया है ब्लड के बारे में। हाँ जी, सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड का मेटाबॉलिक रिएक्शन का एक फिगर से समझा दूं मैम। मेटाबॉलिक रिएक्शन का फिगर से समझा दूं, यही पूछ रहे हो आप कि मेटाबॉलिक को फिगर से समझा दूं? यस मैम।
ये वाला पार्ट पूछ रहे हो क्या? यस मैम जी। देखिए ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, इसमें बहुत सारे डायग्राम विजिबल है ना? यस मैम। इसमें क्या है, बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज है। मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं जिसमें आपके जो कंपाउंड है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, वो कन्वर्ट होता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि जो भी हम फूड इनटेक करते हैं वो हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। हमारी बॉडी क्या करती है, उस चीज को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है। ठीक है, जैसे वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है, उसमें जो प्रोसेस होती है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी जब भी आपका कोई केमिकल जो कंटेंट है, मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको जब आप छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे कि इजिली डाइजेस्ट हो जाए, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब जो इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं, दैट आर नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शन। उस रिएक्शन में जो आपके बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज क्या रहता है, जो वाटर होता है, जो सेल्स के अंदर वाटर प्रेजेंट है, आपको पता है सेल्स के अंदर बॉडी फ्लूइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, और बॉडी फ्लूइड्स में ज्यादातर कंटेंट जो है वो वाटर का होता है। ठीक है, आपने हर जगह देखा होगा, अराउंड 80% टू 99% जो है ज्यादातर वाटर प्रेजेंट है। अब वाटर क्या होगा, आपके बहुत सारी रिएक्शंस में एक मीडियम की तरह काम करता है। मतलब वाटर की प्रेजेंस में ये जितनी भी रिएक्शंस आपको यहाँ दिख रही हैं, ये सारी रिएक्शंस जो हैं वो उसमें आती हैं। अब जब ये रिएक्शंस होंगी तो हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। ये सिंपल मॉलिक्यूल क्या करेंगे, फर्दर इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड द फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। आप इस डायग्राम को मत फोकस करिए, आपका एक अलग सब्जेक्ट आएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में जिसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, उसमें ये पूरी की पूरी रिएक्शंस आपको एज सच याद करनी है विद देयर स्ट्रक्चर। वहां ये बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में है, वो एक केमिस्ट्री बेस्ड सब्जेक्ट रहता है। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। उसमें आपको बहुत डिटेल में आएगा। ओके मैम। यहाँ तो सिर्फ नाम है, और कुछ 12th में स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कुछ साइकिल्स पढ़ी भी होंगी, क्रैब साइकिल वगैरह जो हम बायोलॉजी में पढ़ते आते हैं, ग्लाइकोलिसिस, ऐसी कुछ पढ़ी भी होंगी। पढ़ी है? हाँ, तो उस टाइम तो हम सिर्फ नाम तक ही पढ़ते हैं, लेकिन जब आपको बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट आएगा तो आपको पूरे स्ट्रक्चर याद करने हैं। बिना स्ट्रक्चर उसका कोई मतलब नहीं है, जीरो। ठीक है, वो एक सब्जेक्ट आएगा सेकंड सेमेस्टर में, तब पढ़िएगा। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया जो भी हमने अभी तक पढ़ा है बॉडी फ्लूइड रिलेटेड? यस मैम। सो मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा हम ब्लड से रिलेटेड थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमने थोड़ा पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, हाँ जी भव्या। मैम हम लोग के ब्रेन में वाटर भी प्रेजेंट होते हैं? हाँ जी, what आपके फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है, सीएसएफ के बीच में वाटर कंटेंट तो प्रेजेंट होता है। मैम तो जैसे मेनिंजाइटिस, हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम मेनिंजाइटिस के कंडीशन मैम, मतलब ब्रेन से वाटर फ्लूइड कम हो जाता है मैम, तो मैम उस कंडीशन में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को क्यों हम लोग मतलब क्या कहते हैं, उसको निकालते हैं मैम, वो प्रोसेस टैपिंग क्यों करते हैं? देखिए, मेनिंजाइटिस की कंडीशन ऐसी होती है जिस टाइम पे आपकी मेनिंजेस जो कि ब्रेन की लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब हम वो चेक करते हैं जो टैपिंग करी जाती है, जिसको हम लंबार पंक्चर भी कहते हैं, स्पाइनल टैपिंग कहते हैं। वो क्या करते हैं, लंबार रीजन में से L3 L4 के बीच में से एक नीडल डाली जाती है। ठीक है, जिससे वो फ्लूइड जो है कलेक्ट किया जाता है। हम उस फ्लूइड में चेक करते हैं कि उस फ्लूइड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, उसमें कौन सा वायरस, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा है। देखिए, इन्फ्लामेशन के लिए मैंने आपको पहले बताया, बीमारी होने के 3 से 4 गिनती के रीजन होते हैं जो घूम फिर कर आते हैं। ठीक है, चाहे हेरिडिटरी हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, या फिर कोई केमिकल है, कोई एजेंट है जो इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा है। तो अब हम ये देखते हैं मेनिंजाइटिस हुआ क्यों है, वो इन्फ्लामेशन क्यों हुई है, इसलिए टैपिंग करते हैं। और हमारा जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना, वो रिप्लेस हो जाता है 1 आवर के अंदर। जितना आपने टैप करके निकाला होता है ना, वो रिप्लेस हो जाता है। ओके मैम, इसके सिम्टम्स क्या है मेनिंजाइटिस के? मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स क्या है? देखिए, अगर ब्रेन से रिलेटेड है, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी।
ठीक है, बॉडी ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगी मेनिंजाइटिस के कंडीशन में, ठीक है। एंड इसके अलावा इसमें क्या रहता है, जो वो रहते हैं आपके मतलब कि भूख कम लगती है, जिसको हम कहते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। मतलब इसमें क्या है ना, आपके बॉडी के अलग अलग एरियाज में इफेक्ट आता है, क्योंकि ब्रेन हमारा पूरी बॉडी से लिंक होता है, कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होता है ना। अगर आप इसको बात करते हैं पूरी बॉडी में, तो आपको बहुत ज्यादा थकावट रहती है, फीवर रहता है, ठीक है, लिथार्जी सा फील होता है, ड्राउजीनेस रहती है, नींद सी आने लग पड़ती है, ठीक है, वॉमिटिंग जैसी कंडीशन या नोजिया होना शुरू होता है, जिसको कहते हैं कि फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। वॉमिटिंग आती नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि आ जाएगी, दैट इज द वर्ड नोजिया। आपकी बॉडी पे अलग अलग रैशेज होने स्टार्ट हो जाएंगे, हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्योंकि ब्रेन रिलेटेड है, ऑब्वियसली आपकी विजन के ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, अगर हमने स्टार्टिंग में याद हो डिस्कस किया था, उनका लिंक जो रहता है आईज के साथ रहता है। ज्यादातर क्रेनियल नर्व्स जो है वो आईज के ऊपर फोकस होती हैं, आपको दिखाई नहीं देगा अच्छे से, ठीक है, आपकी विजन ब्लर हो जाएगी, सांस बहुत ज्यादा फूलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, हार्ट रेट बहुत बढ़ जाएगी, इस तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है, नींद नहीं आएगी, स्लीपीनेस होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी सी दिक्कत आती है मेनिंजाइटिस में। मैम जब ये मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स मतलब वो पूरी तरह से क्योर हो जाते हैं मैम, उसके बाद भी मतलब उसके इफेक्ट्स आते हैं? नहीं, ऐसा सच नहीं आता, लेकिन क्या रहता है, जो बीमारी रहती है वो डिपेंड करता है कि अगर वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, ठीक है, तो उसमें कंडीशन होता है कि वो रिवाइव हो सकती है डिजीज। अगर मान लीजिए बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है या वायरल मेनिंजाइटिस है, ठीक है, और अगर ट्रीटमेंट के टाइम पर वो या तो ट्रीटमेंट पूरा नहीं लिया गया है, या उस ट्रीटमेंट में कुछ पार्ट फिर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रह गया, तो वो रिवाइव करने के चांस रहते हैं, तो उस टाइम हो सकता है कि वो दोबारा हो जाए। मैम इसमें शॉर्ट मेमोरी लॉस भी होते हैं? हाँ, हो सकता है, बिकॉज आपका ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कैन बी पॉसिबल कि मेमोरी लॉस भी स्टार्ट हो जाए, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपका माइंड कंफ्यूज हो गया है। कंफ्यूजन का मतलब ये है कि हम जो समझाना चाह रहे हैं वो नहीं समझ पा रहा है पेशेंट, ठीक है, उसको हम कहते हैं पेशेंट ओरिएंटेड नहीं है। मतलब कि आप उसको एनवायरनमेंट से ओरिएंटेड नहीं समझेंगे अगर वो आपकी बात समझ नहीं पा रहा है। इसके लिए हम ना GCS स्केल आता है हमारा, ग्लासको कॉमा स्केल आता है, उसकी 1 to 5 स्केल की रीडिंग रहती है। उस स्केल के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि पेशेंट किस तरह के स्टेज में है। अगर वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करता, किसी भी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता, किसी पेन को आप उसको पेन दे रहे हो, कुछ दे रहे हो, तो हम उसको 5 स्टेज में कंसिडर करते हैं। तो इस तरह की हम उसकी 1 to 5 की स्टेजिंग रखते हैं। तो उस चीज को हम इससे मॉनिटर करते हैं कि उसमें मेमोरी लॉस कितना है, वो किसी को पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं। कई बार आपने देखा भी होगा ब्रेन ओरिएंटेड में या CNS अफेक्टेड में ये चीज देखी जाती है, पेशेंट से पूछा जाता है आप इनको पहचान रहे हैं, ये कौन है, तो हम उनके ओरिएंटेशन देखते हैं कि उनका दिमाग जो है वो काम कर भी रहा है कि नहीं। यस मैम। ठीक है मैम तो इसके खत्म होने के बाद ये कोई दो आवाजें मुझे ही सुनाई दे रही हैं, ये दो अलग अलग आवाजें हैं? अलग अलग आवाज हमारी है, अलग अलग है। आ रही हैं तो मतलब कोई बोल रहा है पीछे से? हैं भव्या, कोई बोल रहा है पीछे से? यस मैम। भाई लगा हुआ है तुम्हारा? मैम बहन लगी हुई है। अच्छा, ये भाई बहन ऐसे ही होते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं, है ना, परेशान करते Yes, रहते हैं। ma'am. हाँ पूछो, क्या पूछ रही थी तुम? Excuse me, मैम। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम तो ये जैसे मेनिंजाइटिस पूरी तरह से क्योर हो गई है, फिर भी मैम इसके कुछ तो मतलब हार्म होते होंगे ना उसके बाद भी, जैसे शॉर्ट हाँ, मेमोरी लॉस। इसमें क्या रहता है, सुनने की शक्ति में बहुत प्रॉब्लम आता है, हियरिंग लॉस की कंडीशन बहुत रहती है। आफ्टर द ट्रीटमेंट या आफ्टर क्योरिंग भी ना ऐसा रहता है कि हियरिंग लॉस जो है वो काफी इफेक्ट रहता है, और कई बार ये काफी लंबे टाइम तक भी रहता है। इसलिए इसमें हियरिंग टेस्ट भी किया जाता है कि पेशेंट सुन भी पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है। ठीक है, 4 से 6 हफ्तों के बाद जब तकरीबन हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है, तब भी ये चीजों की चेक होती है कि कहीं ऐसा ना हो उसके बाकी ऑर्गन्स खराब होने शुरू हो गए हो।
क्योंकि जब हमें पता चलता है या जब एज अ मेंटालिटी, जो एज अ ह्यूमन मेंटालिटी हम लोगों की, स्पेशली फॉर हम इंडियंस की, हम डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब तक कुछ ज्यादा ना हो जाए, तब तक हम सोचते हैं अरे नहीं कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही हो रहा होगा, ये खा लेते हैं इससे ठीक हो जाएगा। मतलब हम इग्नोर करते हैं, इन शॉर्ट हम अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, जिस वजह से आपके बाकी ऑर्गन्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बहुत बार डिजीज के बाद भी हमारे पास ऐसे साइड इफेक्ट्स रह जाते हैं जो बीमारी ठीक होने के बाद भी, और दूसरी चीजें हम कहते हैं ना अभी तो ये ठीक हुआ अब ये हो गया, कई बार क्या होता है कि वो हमारी ही गलती होती है, टाइम से हमने ट्रीटमेंट लिया हो तो दूसरे ऑर्गन बच जाते हैं। ठीक है मैम, तो मैम ये लाइफ लॉन्ग रह जाते हैं, मतलब और जैसे हियरिंग में नहीं, प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग नहीं रह जाता, लेकिन ऐसा रहता है कि हम डिस्चार्ज होने के भी तकरीबन 2 या 3 महीने तक मॉनिटर करते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि डैमेज हो चुका हो, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू ब्रेन ना, और अगर ब्रेन में इन्फ्लामेशन हुई है इट मीन्स कि वहां पर काफी चीजें डैमेज हो गई हैं। तो वो चीज जो डैमेज हुई है उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम ये चीजें नोटिस करते हैं कि दोबारा से ऐसा इन्फेक्शन जो है वो दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट ना करे। ऐसा नहीं लॉन्ग टर्म नहीं रहती, लेकिन ऑब्वियसली अगर ऐसी कोई बड़ी बीमारी हो तो उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट तो बॉडी पे छोड़ ही जाती है ना। आप ये नहीं कह सकते कि वो कंप्लीटली रिवाइव कर सकता है पेशेंट, कुछ ना कुछ पार्ट रह जाता है। ओके मैम। ठीक है, सो अटेंडेंस मैंने आप लोगों की ले ली है, और नेक्स्ट टाइम आप लोग ना थोड़ा बहुत ब्लड पढ़ के आएंगे, ठीक है? मैम आशीष की अटेंडेंस ओके मैम। हाँ, आशीष की अटेंडेंस लगा देते हैं, चलो उसका मैं नाम एंटर कर देती हूँ। थोड़ा बहुत याद है उसका कुछ रोल नंबर वगैरह, क्या कुछ थोड़ी बहुत सीक्वेंस कुछ याद हो? किसी को याद है? मैम शायद 16 है। ओके, शायद 16 है। आशीष का पूरा नाम क्या है? आशीष धीमान। ओके, आशीष धीमान। 16 के आसपास रोल नंबर बता रहे हो आप उसको, चलो मैं ऐसे एंटर कर। मैम 16 है, चेक कर लिया मैंने। ठीक है ठीक है। वो क्या नेटवर्क इशू की वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं? फर्स्ट क्लास से नहीं यस कर मैम, अच्छा, तो वही थे ग्रुप में टेक्निकल जब इशू। आप लोग कह रहे थे। यस मैम। ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलिए, आप नेक्स्ट टाइम पढ़ के आइएगा और कल टेस्ट की अच्छे से तैयारी करके आइएगा। भाग नहीं जाना, कल टेस्ट है तो। ठीक है, ओके मैम। चलिए। थैंक यू मैम।